गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक बार पुनः स्वागत है आपका बायो की कक्षा में। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है, जो अपना चैप्टर चल रहा है उसी को आगे धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें याद रखने वाली, इसलिए मैं इसमें फोकस करूँगा। आप इनको सारी की सारी पॉइंट टू पॉइंट याद रखें। और अपने जो चैप्टर चल रहा है बच्चों एंजाइम, तो एंजाइम के अंदर आपको पता ही है कि हम एंजाइम के बारे में परिभाषा पढ़ी थी, अपने एंजाइम की संरचना के बारे में पढ़ा, एंजाइम के जो विशिष्ट लक्षण हैं, जो विशिष्ट गुण थे, उनके बारे में जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर थे उनमें डिस्कस किया था। और जो करंट प्रीवियस वीडियो लेक्चर थे इससे पहले, और उसमें अपन ने जो टॉपिक चालू किया था वो था एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक। तो जैसे बच्चों पता है, आपको जिस प्रकार से समयानुसार अपन पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए बहुत छोटा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ इतना छोटा टॉपिक आप रोज़ याद करते होंगे नोट्स बनाने के साथ साथ में। तो बच्चों, अभी जो अपने जो टॉपिक चल रहा है आपको पता ही है, अभी जो टॉपिक चल रहा है अपना एंजाइम की क्रियाविधि जो होती है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है। एंजाइम क्रियाविधि से मतलब क्या बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था एंजाइम ई से लिखता हूँ, ठीक है। वो जो क्रिया कारक होता है, क्रियाधार, उसको एज सबस्ट्रेट बोलते हैं, इंग्लिश में एज से लिखता हूँ। तो क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम सबस्ट्रेट जो होता है वो सम्मिश्र बोलते हैं इसको हिंदी में। एंजाइम सबस्ट्रेट या एंजाइम क्रियाधार संकुल या सम्मिश्र बनता है। और ये फिर किस में टूट जाता है बच्चों, आगे जाके एंजाइम और उत्पाद में टूट जाता है, ठीक है। ये उत्पाद बन जाता है। और एंजाइम क्या होता है, रीयूज हो जाता है, वापस पुनः यूज आ जाता है। एंजाइम क्या होता है, वापस पुनः यूज आ जाता है अभिक्रिया के। तो बच्चों यहाँ पर देखो एक चीज़ जो आपको क्लियर हो रही है कि ये जो अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, ये अभिक्रिया हो रही है और ये उत्पाद बन रहा है। तो इसको प्रभावित, ये अभिक्रिया किन किन कारकों से प्रभावित होती है, इन कारकों से प्रभावित हो सकती है। ये अभिक्रिया तापमान की वजह से प्रभावित हो सकती है, पीएच की वजह से प्रभावित हो सकती है, ठीक है। तीसरा, इस क्रियाधार की सांद्रता की वजह से प्रभावित हो सकती है। चौथा, एंजाइम की सांद्रता की वजह से प्रभावित हो सकती है। पांचवा, इस अंतिम उत्पाद की जो सांद्रता है उससे प्रभावित हो सकती है। छठा, यहाँ पर बात करते हैं एंजाइम निरोधक कुछ हो सकते हैं, तो इनिबिटर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। निरोधक जो होते हैं उनसे भी ये प्रभावित हो सकती है। तो ये जो कारक है जो अपन ने मेंशन किए हैं, सारे सारे पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं, इनको सबसे पहले से मैंने आपको, उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गए होंगे, याद कर लिए होंगे। अब इन कारकों में वन बाय वन अपन से तापमान और पीएच के बारे में तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। आगे की जो बात है वो भी, अब आगे की जो इसमें जो बात आती है वो भी अपन डिस्कस इसमें करते हैं कि आगे की जो क्या होगा इसमें। तो तापमान की बच्चों एक बार वापस में याद रहता हूँ, तापमान फैक्टर की बात करें, तापमान कारक की बात करें, तो इसको प्रभावित करता है एंजाइम क्रियाविधि को। तो तापमान क्यों, प्रोटीन से बने होते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर, पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था आपको कि ये किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। और प्रोटीन आपको पता है ताप के मान के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। तापमान के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं, तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। और संवेदनशील, तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं तो क्या होता है कि इनका विशेष तापक्रम होता है, उसी पर ये क्रिया करते हैं। तो विशेष जो तापक्रम है इनका, विशेष जो तापक्रम 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से इनका जो तापमान होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनका होता है, ठीक है। ये इनकी जो परास होती है अच्छे। अब क्या होता है कि इस रेंज के अंदर, इसी रेंज 20 से 35 डिग्री के अंदर यदि अपन 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, तो अभिक्रिया 2 से 2.5 गुना जो होती है वो बढ़ जाती है। इसको मैंने क्या बताया था आपको, ताप स्थिरांक बताया था। इसको क्या बोलते हैं, ताप स्थिरांक बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। मतलब इसको बढ़ाने को 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने को क्या बोलते हैं, ताप स्थिरांक बोलते हैं। इसे बढ़ाने को क्या बोलते हैं, ताप स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ये हो गया। इसके बाद जो अपन बात करते हैं 35 डिग्री से ऊपर यदि तापमान होता है तो अभिक्रिया होती है वो बंद हो जाती है, कम हो जाती है, ये थी। फिर जो दूसरा जो फैक्टर आता है बच्चों, जो दूसरा जो फैक्टर आता है वो आता है आपके पीएच मान, पीएच जो वैल्यू है, ठीक है। ये हो गया तापमान हो गया। दूसरा बात करते हैं पीएच की। तो एंजाइम क्या होते हैं, पीएच के प्रति भी संवेदनशील होते हैं। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम क्या होते हैं बच्चों, पीएच जो होती है उसके प्रति भी संवेदनशील होते हैं। पीएच के प्रति संवेदनशील होने का मतलब क्या हो गया कि ये जो विशिष्ट पीएच होते हैं, ठीक है, उस पर ही कार्य करते हैं। इनकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है, मोस्ट जो एंजाइम होते हैं 5 से 7 जो पीएच होती है उस पर ही कार्य करते हैं। इस रेंज के अंदर, इस परास में ही कार्य करते हैं, है ना। और इस रेंज से ऊपर या नीचे होती है एंजाइम की जो क्रियाविधि होती है वो कम हो जाती है। कुछ एंजाइम है जो एसिडिक पीएच पे, अम्लीय पीएच पे भी कार्य करते हैं, मतलब 4 से
अपन बात करें 5 से कम पीएच पे कार्य करते हैं, कुछ होते हैं जो सारे पीएच पे कार्य करते हैं, जो कुछ अलग अलग होते हैं इनमें भी। लेकिन मैं जो मुख्यतः जो बात बता रहा हूँ, जो ज़्यादातर जो एंजाइम 5 से 7 पीएच पे कार्य करते हैं, और यदि इससे ऊपर नीचे पीएच होती है तो एंजाइम की जो क्रियाविधि होती है वो घट जाती है। तो ये दो फैक्टर तो बच्चों अपन जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर थे उसके अंदर डिस्कस कर लिया था। आज की जो बात डिस्कस करते हैं वो तीसरा फैक्टर की बात करते हैं, वो बात करते हैं क्रियाधार की सांद्रता। क्रियाधार की सांद्रता, तो एक बार पुनः मैं देखो एक ये अभिक्रिया लिखता हूँ एंजाइम, जिसको अपन ई से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, ई प्लस क्रियाधार, और पहले क्या बनता है एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्रण बनता है, ठीक है, और किसमें टूट जाएगा एंजाइम प्लस उत्पाद बनता है अंतिम में, अभिक्रिया के अंत में। तो ये एक अभिक्रिया है, ये जो एक विशेष रूप से एंजाइम के द्वारा होने वाली जो अभिक्रिया, मतलब कोई भी अभिक्रिया एंजाइम के द्वारा इस प्रकार से होगी। सबसे पहले क्या होगा, एंजाइम होगा, एंजाइम के साथ में क्रियाधार जुड़ेगा, और क्रियाधार जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र बोलेंगे या कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है, समय बाद क्या हो जाता है कि ये जो अभिक्रिया होती है किसमें परिवर्तित होती है, एंजाइम तो अलग हो जाएगा और उत्पाद बना देगा, कोई भी उत्पाद बनता है उस प्रकार से। तो यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं, देखो तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, क्रियाधार की सांद्रता। क्रियाधार की सांद्रता, तीसरे जो पॉइंट की बात कर रहे हैं वो क्या है, क्रियाधार की सांद्रता। अब क्रियाधार की सांद्रता मतलब इसकी सांद्रता से मतलब है, तो क्रियाधार की सांद्रता बच्चों क्या हो सकती है, कम हो सकती है, निम्न हो सकती है, श्रेष्ठतम हो सकती है, और अधिकतम हो सकती है। क्या हो सकती है, ये जो होती है क्रियाधार है इसकी सांद्रता क्या हो सकती है, या तो कम हो सकती है, कम होती है तो उसको निम्न बोलेंगे, या वो होगी जिसके अंदर अभिक्रिया सर्वश्रेष्ठ या अच्छाई से हो रही है, या उसकी सांद्रता इस प्रकार से होगी जो अभिक्रिया वो आसानी से हो रही है, सरलता से हो रही है, ठीक है, इस प्रकार से या अच्छे से हो रही है ना, उसको श्रेष्ठतम ऑप्टिमम बोलेंगे, ठीक है, जहाँ पर मतलब अभिक्रिया अधिकतम हो रही है, और उसके बाद अभिक्रिया कम हो रही है, अधिकतम इसकी जो सांद्रता है अधिकतम भी हो सकती है। मतलब इसकी क्रियाधार की सांद्रता की बात की, क्रियाधार की सांद्रता या तो कम हो सकती है या श्रेष्ठ हो सकती है, अधिकतम 3 हो सकती है, ठीक है, समझ रहे हो आप कि इसकी या क्रियाधार की सांद्रता कम है तो निम्न बोल दिया, ये क्रियाधार की वह सांद्रता जिसके अंदर अभिक्रिया अच्छे से हो रही है श्रेष्ठतम हो गया, उसके बाद यदि उससे अधिक सांद्रता बढ़ा अधिकतम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि क्रियाधार की सांद्रता निम्न होती है तो अभिक्रिया की दर होती है कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये जो एंजाइम इसके जो सक्रिय स्थल होंगे उस पर जुड़ने के लिए क्रियाधार नहीं मिलेंगे, क्रियाधार नहीं होंगे, है ना, जो उपयुक्त क्रियाधार नहीं होंगे जुड़ने के लिए, है ना, उसके सक्रिय सभी सक्रिय स्थल, मान लो उसके सक्रिय स्थल, तो मैंने जैसे बताया एंजाइम के ऊपर सक्रिय स्थल पाया जाता है, तो एंजाइम के सक्रिय स्थल पर जुड़ने के लिए मैं क्या होता है, एंजाइम के सक्रिय स्थलों पर जुड़ने के लिए क्रियाधार नहीं रहेंगे, क्योंकि सांद्रता में क्या होता है निम्न, ठीक है, सांद्रता क्या है निम्न, तो निम्न होगी तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाती है। फिर श्रेष्ठतम, मान लो एंजाइम है और क्रियाधार है, एंजाइम और क्रियाधार दोनों सफिशिएंट मतलब पर्याप्त मात्रा में है, तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, श्रेष्ठ हो जाएगी, श्रेष्ठतम या ऑप्टिमम हो जाएगी। और जैसे जैसे अपन मान लो क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे अपन बात करते हैं क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाते हैं एंजाइम की उपस्थिति के अंदर, तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है, ठीक है, अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। लेकिन यदि क्रियाधार की सांद्रता अधिक हो जाती है, एंजाइम है कम, क्रियाधार की सांद्रता अधिक हो जाती है और एंजाइम में कम, तो क्या हो जाएगी, अभिक्रिया क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वापस पुनः कम हो जाएगी। क्यों, कि एंजाइम ही नहीं क्रिया कराने के लिए क्रियाधार की सांद्रता तो बढ़ा रहे हो, ठीक है, क्रियाधार की सांद्रता तो आप बढ़ा रहे हो लेकिन क्रिया कराने के लिए एंजाइम नहीं है, ठीक है, तो अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। तो अपन बात करें कि एक निश्चित जो सांद्रता होती है एंजाइम की उपस्थिति में, एक निश्चित सांद्रता से अपन बात करते हैं, तो जब सांद्रता बढ़ती है, क्रियाधार की सांद्रता बढ़ती है, मान लो कि एंजाइम की उपस्थिति के अंदर जरूरी है कि एंजाइम की उपस्थिति के अंदर क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है, लेकिन जब एक श्रेष्ठतम जो वैल्यू उससे फिर आगे बढ़ाते हैं अभिक्रिया दर फिर कम होने लग जाती है, क्योंकि एंजाइम जो होगा वो उसकी मात्रा कम हो जाएगी क्रियाधार की तुलना में। तो पर्याप्त सांद्रता पर होने वाली अभिक्रिया की गति को से अधिकतम वेग कहते हैं। तो मतलब पर्याप्त सांद्रता मतलब क्या होता है, जो अभिक्रिया के लिए उपयुक्त सांद्रता है, यदि पर्याप्त सांद्रता पे हो रही है तो उसमें के अंदर क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की दर होगी वो श्रेष्ठतम होगी, ठीक है, इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। इसके बाद जो चौथा पॉइंट बच्चों आता है,
एंजाइम की सांद्रता, चौथा जो पॉइंट आता है। अब पहले बात क्रियाधार की सांद्रता, तीसरा पॉइंट था क्रियाधार की सांद्रता। अब जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है बच्चों एंजाइम की सांद्रता। ठीक है, एंजाइम की सांद्रता क्या होती है? एंजाइम की सांद्रता देखो, वो अभिक्रिया वापस लिखूंगा मैं, ई एंजाइम प्लस एस सबस्ट्रेट बोले तो क्रियाधार, और क्या बनता है ई एस कॉम्प्लेक्स इंग्लिश में बोलते हैं, या सम्मिश्र हिंदी में बोल सकते हो, और क्या बनेगा ई प्लस एंजाइम और उत्पाद, पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर प्रोडक्ट उत्पाद बन गया। ठीक है, इस प्रकार से ये भी। तो यहाँ पर मैं जो ये जो क्रियाधार की सांद्रता थी, ये क्या था? क्रियाधार, क्रियाधार। तो क्रियाधार की जो सांद्रता होती है, ठीक है, क्रियाधार की जो सांद्रता होती है वो इसको प्रभावित की, तो एंजाइम की जो सांद्रता है वो भी तो प्रभावित करेगी एंजाइम। तो अभी अपन जो चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं वो क्या है? एंजाइम की सांद्रता। अब एंजाइम की सांद्रता क्या है कि यदि उपयुक्त मात्रा में क्रियाधार उपस्थित है, अपन बात करते हैं कि क्रियाधार की उपयुक्त मात्रा में उपस्थिति पर यदि एंजाइम की मात्रा को बढ़ाया जाता है, ठीक है, जैसे अपन बात करें कि उपयुक्त मात्रा में क्रियाधार है ही नहीं, एंजाइम बढ़ाओ तो फिर क्या मतलब होने, क्योंकि इसके साथ जो बिगड़ेगा, क्रियाधार है ही नहीं, ये है ही नहीं यहाँ पे, मान लो फिर एंजाइम बढ़ाओगे तो क्या क्या होने वाला है? ठीक, कुछ नहीं होने वाला। तो क्या होता है कि इस क्रियाधार की उपयुक्त मात्रा उपस्थित हो, फिर अपन एंजाइम की जो बढ़ाते हैं, एंजाइम की सांद्रता बढ़ाते, अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि एंजाइम की जो सांद्रता है, ठीक है, उपयुक्त मात्रा में यदि क्रियाधार उपस्थित, एंजाइम की जो सांद्रता है वो अभिक्रिया के वेग के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब यदि अपन एंजाइम की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की वेग बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब क्रियाधार उपस्थित है। लेकिन क्रियाधार के जैसे अपन बात करते हैं कि जैसे क्रियाधार का सीमाकारी प्रभाव का मतलब है क्रियाधार का यूज, सभी क्रियाधार जो है वो उपभोग में आ गए, उपयोग में आ गए, अब क्रियाधार समाप्त हो गए, फिर एंजाइम सांद्रता बढ़ा रहे हो, फिर कैसे बढ़ेगी? सीमा खत्म होगी क्रियाधार की। मान लो 100 क्रियाधार थे और अपन एंजाइम बढ़ा रहे हैं, पहले 10 बढ़ाया तो ठीक है, 20 बढ़ाया, अब 100 एंजाइम बढ़ा दिया, अब 110 बढ़ा दिया, तो ये क्रियाधार तो सारे हो गए, काम आ गए, इनका सीमाकारी मतलब इनकी सीमा है 100 तक। ठीक है, तो ये जो 100 क्रियाधार थे तो काम आ गए, अब 110 ऊपर वाले 10 एंजाइम क्या करेंगे, क्या काम करेंगे? समझ रहे हो? मतलब क्या होता है कि एंजाइम की जब सांद्रता, क्रियाधार की उपस्थिति में एंजाइम की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का जो वेग होता है बढ़ता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है फिर अधिक मात्रा में बढ़ाते हैं तो क्रियाधार तो समाप्त होगा, क्रियाधार की आप एंजाइम डालते रहे, एंजाइम डालते रहे, क्रियाधार भी तो एक लिमिट में, उसकी मात्रा भी तो एक लिमिटेड होगी, है ना? तो उसका लिमिटेड मतलब सीमा करें, वो सीमा हो जाएगी उसकी, भाई अब उसकी इतनी ये मात्रा, मान लो वो कोई 100 ml था या 100 पार्टिकल्स थे उसके, या 100 अणु थे कि किसके, क्रियाधार के, और वो क्रियाधार के 100 अणु किसमें, उत्पाद में परिवर्तित हो गए। अब आप एंजाइम डालते हो, अभिक्रिया कहाँ से बढ़ेगा? अभिक्रिया वेग कम हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब क्या है कि उपयुक्त मात्रा में यदि क्रियाधार उपस्थित है तो एंजाइम की सांद्रता बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। लेकिन फिर जब और अधिक बढ़ाते हैं तो जो क्रियाधार के सीमाकारी प्रभाव की वजह से क्या होता है, क्रियाधार के सीमाकारी प्रभाव की वजह से क्या हो जाएगा, जो अभिक्रिया का वेग होता है वो एक बिंदु पर जाकर रुक जाती है, और है ना, इस प्रकार से अभिक्रिया की जो गति होती है वो सांद्रता बढ़ाने पर जो क्रियाधार की उपस्थिति में सांद्रता बढ़ाते हैं एंजाइम तो बढ़ती है। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन अधिक फिर और अधिक अपन बढ़ाते क्रियाधार की जो सीमाकारी प्रभाव, उसकी वजह से क्या होती है, जो अभिक्रिया दर होती है वो कम हो जाती है। फिर इसके बाद बच्चों आता है जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है अंतिम उत्पाद की सांद्रता। पांचवा जो पॉइंट आता है वो आता है अंतिम उत्पाद की सांद्रता। देखो एंजाइम, पांचवें पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, अंतिम उत्पाद की सांद्रता। लेकिन एक लाइन आप यहाँ पहले क्लियर सुन लो कि अंतिम उत्पाद की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती है तो अभिक्रिया की दर होती है वो घट जाती है। ठीक है, अंतिम सांद्रता की वृद्धि में एंजाइम की उत्प्रेरित करने की जो क्रिया है वो उसकी मंदता आती है, मतलब उत्प्रेरित करने की क्षमता होती है, उसमें मंदता आती है। क्यों आती है मैं आपको एक इसमें तरीके से बताता हूँ। ठीक है, मंदता क्यों आती है इसमें आपको तरीके से बताता हूँ कि मंदता क्यों आ जाती है। उत्प्रेरित करने की जो क्षमता होती है उसमें मंदता मतलब कमी आ जाती है। ठीक है, क्यों आती है?
देखो एंजाइम में लिखा है, एंजाइम है प्लस यहाँ पे क्या लिखूंगा, एस बोले तो सबस्ट्रेट, हिंदी में बोले तो क्रियाधार, ठीक है। दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट समिश्र, एंजाइम सबस्ट्रेट समिश्र, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट समिश्र, और अपन यहाँ पे लिखे तो एंजाइम प्लस उत्पाद, ये अभिक्रिया होती है। अब बात क्या कर रहे हैं अपन, मेरा कहने का मतलब यहाँ के ये है कि यदि अपन यहाँ पर उत्पाद की जो सांद्रता बढ़ रही है, ये प्रोडक्ट बढ़ रहा है, ये प्रोडक्ट बढ़ रहा है पी, ये देखो पी, पी बोले तो उत्पाद, पी बोले तो प्रोडक्ट, तो यहाँ पर अंतिम उत्पाद जो बन रहा है इस अभिक्रिया से जो अंतिम उत्पाद बनता है ये उत्पाद है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ यदि इसकी सांद्रता बढ़ रही है तो देखो क्या हो रहा है, इसकी सांद्रता बढ़ रही है, इसकी सांद्रता बढ़ रही है, ये सांद्रता बढ़ रही है, ये सांद्रता बढ़ रही है, ये सांद्रता बढ़ रही है, देखो ये सांद्रता बढ़ रही है, ये सांद्रता बढ़ रही है, ठीक है, ये सांद्रता बढ़ रही है। तो होता क्या, मैंने क्या कहा है कि अंतिम उत्पाद की सांद्रता जब बढ़ती है तो जो एंजाइम होता है उसकी उत्प्रेरित करने की क्षमता में कमी या मंदता आती है। मंदता क्यों आती है कि ये जो एंजाइम है बच्चों, ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, अंतिम उत्पाद को घेर लेता है। होता क्या है कि इसको अभिक्रिया कराने के लिए वापस यहाँ आना होता है, ठीक है, इसको अभिक्रिया कराने के लिए दूसरे सबस्ट्रेट के साथ जुड़ के इस प्रकार से चलना होता है। लेकिन ये जो उत्पाद बन जाते हैं इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं इस प्रकार से, उसके सक्रिय स्थल को क्या करते हैं, उसके सक्रिय स्थल को घेर लेते हैं। सक्रिय स्थल को घेर लेंगे तो यहाँ पर अब क्या है, सबस्ट्रेट को जुड़ने नहीं देंगे, क्रियाधार को इसके साथ जुड़ने नहीं देंगे, और क्रियाधार को जुड़ेंगे नहीं तो अभिक्रिया क्या होगी, होगी नहीं। इससे अब इसको क्या है, चारों तरफ से उत्पाद ने घेर लिया, इसके सक्रिय स्थल थे उसको चारों तरफ से घेर लिया, सक्रिय स्थल को चारों तरफ से घेर लिया तो क्या होता है, इसके साथ में जो क्रियाधार है वो नहीं जुड़ पाएगा, किसके साथ में, एंजाइम के साथ में, और एंजाइम के साथ में क्रियाधार नहीं जुड़ पाएगा तो अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से क्या होती है, अभिक्रिया में मंदता आती है, और साम्यावस्था का मतलब क्या हो जाएगा, बराबर की अवस्था। उसके बाद क्या हो जाएगी, ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, ठीक है, तो शून्य कर देती है, और तथा साम्यावस्था के साथ विपरीत दिशा में प्रारंभ हो जाती है ना, विपरीत दिशा में उल्टी चालू हो जाएगी फिर, ठीक है। विपरीत दिशा में क्यों, क्योंकि ये उत्पाद के सब क्रियाधार को जुड़ने देंगे और दूसरे उत्पाद वो जुड़ के वापस कई बार क्रियाधार में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया भी कई बार देखने को मिलती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया हो जाती है। तो ये था आपके बच्चों जो 5 पॉइंट था, मैंने तरीके से आपको बताया। यहाँ पर अंतिम उत्पाद सांद्रता बढ़ती है तो एंजाइम की जो क्रिया होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, मंदता आती है उसमें और शून्य हो जाती है एक बार, और फिर क्या करते हैं, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था मतलब कि जो सबस्ट्रेट मान लो 100 है, इस उत्पाद भी 100 बन गए, ठीक है, ये तो साम्य अवस्था होगी। अब यहाँ उत्पाद मान लो 101 बन गए तो क्या हो जाएगी, ये विपरीत होना चालू हो जाएगी, है ना, ये विपरीत दिशा में प्रवाह होने लग जाता है, प्रारंभ हो जाती है। अब बात करते हैं बच्चों एंजाइम निरोधक एवं विष। अब बात करते हैं एंजाइम निरोधक व विष। निरोधक और विष की बात करते हैं तो क्या होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया गति को रोक देते हैं, ठीक है। निरोधक क्या होते हैं, वो ये वे पदार्थ जो एंजाइम की उत्प्रेरक क्षमता को कम कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, क्षमता होती है उसको क्या कर देते हैं, को कम कर देते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे, निरोधक कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। देखो अब जो लास्ट जो पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं, एंजाइम निरोधक एवं विष, प्रतिस्पर्धी निरोधक और अप्रतिस्पर्धी। प्रतिस्पर्धी निरोधक एवं अप्रतिस्पर्धी निरोधक, ठीक है, प्रतिस्पर्धी निरोधक एवं अप्रतिस्पर्धी निरोधक, ठीक है। देखो क्या होता है इसमें, निरोधक तो आप समझ गए क्या होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की गति को कम कर देते हैं, अभिक्रिया की जो वो गति होती है या अभिक्रिया करने की जो क्षमता होती है, उत्प्रेरण क्षमता होती है एंजाइम की, उसको नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, कम कर देते हैं, उसको निरोधक बोलते हैं। और विष वो होते हैं जो आपको इनको बिल्कुल ही मतलब नष्ट कर देते हैं। तो अभिक्रिया की गति को जो कम करते हैं निरोधक कहते हैं। निरोधक के का जो क्रियाधार के साथ में सहयोग है
वो किस आधार पर, उसके आधार पर निरोधक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रतिस्पर्धी और दूसरा होता है अप्रतिस्पर्धी निरोधक। बच्चों नाम से पता चल रहा है आपको प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी निरोधक। देखो प्रतिस्पर्धा के अंदर तो क्या होता है, प्रतिस्पर्धी मतलब प्रतिस्पर्धा करेगा, ठीक है। देखो होता क्या है कि ये है एंजाइम, देखो आपको इस प्रकार से बना के बताता हूँ, यह एंजाइम ई लिख देता हूँ, ठीक है, और ये है सबस्ट्रेट, ये है क्रियाधार, ठीक है। और इस प्रकार से जुड़ के होता क्या आगे, ये क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, आप बताइए। और लास्ट में क्या बन जाएगा, एंजाइम और ये उत्पाद बन गया, प्रोडक्ट बन गया। इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, प्रतिस्पर्धी, प्रतिस्पर्धा कब होती है, जब एक समान होते हैं। आपका प्रतिस्पर्धा क्या, आपका प्रतिस्पर्धा 12th वाले बच्चों के साथ में है, आपकी प्रतिस्पर्धा 10वीं वाले बच्चों के साथ में नहीं है, आपकी प्रतिस्पर्धा फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के साथ में नहीं है, आपकी प्रतिस्पर्धा 11th वाले बच्चों के साथ में नहीं है, आपकी प्रतिस्पर्धा केवल 12th वाले बच्चों के साथ में है। प्रतिस्पर्धा हमेशा समान लोगों में होती है, समान चीज़ों में होती है। तो यहाँ पर भी मैं क्या बता रहा हूँ कि इस प्रकार की प्रतिस्पर्धी जो निरोधक होते हैं, उनकी जो उसकी संरचना होती है, निरोधक को बोलते हैं इनहिबिटर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनहिबिटर, ठीक है, निरोधक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो जो इनहिबिटर। तो मैं यहाँ पर आई लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पर जो एंजाइम तो है, ये रहा, होता क्या है, ये सबस्ट्रेट आके यहाँ के इसका जो सक्रिय स्थल इस पे आके जुड़ता है, ठीक है, सक्रिय स्थल जुड़ता है। इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया हो जाती है वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन क्या होता है, इस प्रकार की जो प्रतिस्पर्धी निरोधक अभिक्रिया, इसके अंदर क्या होता है, देखो ये जो क्रियाधार है, इसकी संरचना और निरोधक की जो संरचना होती है लगभग समान होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जुड़ना तो सबस्ट्रेट को होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये जो आपके इनहिबिटर है, ये निरोधक है, ये यहाँ पे जुड़ जाता है और ये जुड़ जाता है। तो ये क्या अभिक्रिया किस प्रकार से हो जाएगी, ये अभिक्रिया किस प्रकार से हो जाएगी, तो इस प्रकार से हो जाएगी, ये इस प्रकार से हो जाएगी, ये इनहिबिटर और एंजाइम, ठीक है। इससे क्या हो जाएगी, अभिक्रिया नहीं होगी। जो ये अभिक्रिया कंप्लीट होती है, अब ये इनहिबिटर जुड़ गया, इसके जैसा ही है, इसको जुड़, क्रियाधार को तो जुड़ने नहीं दिया, निरोधक यहाँ पे जुड़ गया, क्योंकि संरचनात्मक रूप से दोनों समान है। तो एंजाइम के साथ में क्रियाधार तो जुड़ा नहीं, ये निरोधक जुड़ गया, निरोधक जुड़, एंजाइम निरोधक जो ये सम्मिश्र बनेगा, इससे क्या अभिक्रिया संपन्न होगी, जो उत्पाद बनना तो बनेगा नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं आपके प्रतिस्पर्धी निरोधक, ठीक है। और प्रतिस्पर्धी निरोधक का जो एग्जाम्पल दे रखा है, जिसमें बात करते हैं, जो आपके मेलोनिक अम्ल है, ये सक्सेनिक अम्ल का प्रतिस्पर्धी निरोधक है। और इस प्रकार के संबंध क्रियाधार की सांद्रता जो होती है, अपन क्रियाधार उसकी सांद्रता, अब इसको कैसे, मान लो इनहिबिटर है इसको, ठीक है, तो अपन चाहे ये सबस्ट्रेट इसके साथ में जुड़े, क्रियाधार इसके साथ में जुड़े, तो अपन क्या कर सकते हैं कि इसकी जो ये प्रतिस्पर्धा निरोधक हो रहा है, इसको कैसे रोक सकते हैं कि अपन इसकी सांद्रता को बढ़ा दो, इसकी बहुत सारी सांद्रता बढ़ाए, कुछ तो जुड़ेंगे यहाँ पे आगे, कुछ तो ये अणु जुड़ेंगे यहाँ पे आगे, है ना। इसकी सांद्रता जो क्रियाधार है उसकी सांद्रता बढ़ा देंगे, तो कुछ तो अणु यहाँ पे आगे जुड़ेंगे, किसके साथ, एंजाइम के साथ में, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ रिएक्शन तो कुछ उत्पाद तो बनेगा, तो अपन इस प्रकार से इसको अपन कम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है बच्चों मेलोनिक अम्ल है, आपको बताता हूँ, बुक में नहीं दे रखा, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ वो चीज़ मेलोनिक अम्ल है। ये क्या होता है, जो सक्सेनिक अम्ल होता है उसके लिए प्रतिस्पर्धी आपके लिख रखा है, लेकिन एक जो मैं अभिक्रिया समझाऊंगा आपको कि एंजाइम होता है एक ये क्या है, सक्सेनिक अम्ल है, ये क्या है बच्चों, सक्सेनिक अम्ल है, ठीक है। और एक एंजाइम होता है सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज, HDH बोलते हैं, ठीक है, HDH बोलते हैं। यहाँ पे FAD कन्वर्ट होता है FADH2 के अंदर, ये अभिक्रिया होती है और इससे क्या बनता है, एक उत्पाद बनता है जिसका नाम है बच्चों आपके फ्यूमरिक अम्ल,
या फ्यूमरेट बनता है। ठीक है, ये बनता है फ्यूमरिक अम्ल बनता है। ठीक है, फ्यूमरिक अम्ल बनता है, फ्यूमरिक अम्ल बनता है, ये अभिक्रिया होती है। अब मैं बता रहा हूँ ये एक प्रतिस्पर्धी का उदाहरण है। तो यहाँ पर इस प्रकार से अभिक्रिया होती है, लेकिन यहाँ पर एक इनहिबिटर आता है जिसका नाम क्या था बच्चों, मेलिक अम्ल था, जो सक्सेनिक अम्ल का प्रतिस्पर्धी है। उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, इस प्रकार की होती है। ठीक है, इस प्रकार की देखो, दोनों में सीओच ये ग्रुप सेम है, ये दोनों में सीओच ग्रुप सेम है। तो जुड़ना तो ये चाहिए था इसके साथ में, जुड़ के जाता है, ये जुड़ जाता है, ये जब जुड़ जाता है तो क्या होती है, अभिक्रिया होती है वो सही नहीं होती है, अभिक्रिया होती है वो संमित हो जाती है ना, रुक जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये अभिक्रिया होती है, ये इसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धी निरोधक बोलते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना बहुत है, आगे कक्षा में एक अप्रतिस्पर्धी और बचा है, उसको अपना आगे कक्षा में डिस्कस करेंगे, है ना। तो आगे कक्षा में डिस्कस करेंगे, आगे जो अपन जो है क्रियाविधि की बात करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना बहुत है, धन्यवाद।